शुरू करते हैं गरीबी बेरोजगारी। इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उन सबको हम लोग देखते हैं, ताकि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये फायदेमंद साबित हो सके। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले कि गरीबी क्या है। तो गरीबी वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। अपने मूलभूत आवश्यकता की अगर इंसान पूर्ति ना कर पाए तो सोचिए क्या होने वाला है, कैसी स्थिति बनेगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या मूलभूत चीज़ें क्या क्या होती हैं। मूलभूत चीज़ें वे कौन कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि मूलभूत चीज़ें आखिर कौन कौन सी हैं। तो मूलभूत चीज़ें वे होती हैं जो जीवन में अनिवार्य होती हैं। अनिवार्य मतलब प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। तो मूलभूत चीज़ों में हम लोग पहले सबसे पहले देख लेते हैं, और बहुत मोटा है ये, इसे पतला कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं मूलभूत चीज़ों में, जैसे देखिए आपको भोजन चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। पेट भर जाए तो पानी पीता है इंसान, पानी पीने के बाद इंसान घर तो चाहिए ही चाहिए। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए। हाँ, मतलब एक तरह से रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये तीन चीज़ें अनिवार्य होती हैं। हाँ, पानी भी अनिवार्य होता है आपको, आजकल स्वच्छ पानी की बात हो रही है, समझ गए ना। इसके अलावा जैसे ही आपका पेट भर जाता है, पानी मिल जाता है, घर मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। क्या? पेट भरने के बाद इंसान ज्ञान की तरफ झुकाव करता है, इसलिए शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा होना चाहिए। तो उसके बाद शिक्षा जैसे मिलेगी, इंसान चाहेगा कि भाई हम स्वस्थ रहें, हमेशा हमें दवाई की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं हमें मिले। तो क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जीवन में मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सारी चीज़ें क्या चाहिए? मूलभूत चीज़ें होती हैं जो इंसान को प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो आपको जब भी पूछा जाए कि गरीबी क्या है, तो गरीबी वह चीज़ है जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, वो लोग गरीब हैं। जो लोग मूल इन चीज़ों का पूर्ति ना कर पाए, जिन्हें पेट भरने के लिए भोजन ना हो, पीने के लिए पानी ना, रहने के लिए घर ना हो, तन पे ढकने के लिए कपड़े ना हो, बीमार हो तो हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो लोग नहीं पा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि मूलभूत आवश्यकताएं उनके पास नहीं है, ये बेचारे गरीब हैं। समझ गए ना। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गरीबी की गणना कौन करता है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई गरीबी की गणना कौन करता है, तो गरीबी की गणना हमारा एनएसएसओ करता है। कौन करता है? यानी एनएसएसओ एक संस्था है। सीधे आपको ट्रिक करके आना है कि भारत में गरीबी की गणना कौन करता है? एनएसएसओ करता है। तो सीधे आपको पॉइंट एक नोट करना है और याद करना है, और आपको यही चीज़ एग्जाम में टिक करके आना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर गरीबी होता है ये, तो गरीबी का कारण क्या है। तो गरीबी का कारण आपको पता होना चाहिए कि गरीबी, जैसे कि आधारभूत संरचना में अगर हम लोग देखें, आधारभूत संरचना में अगर हम लोग बात करें, तो आधारभूत संरचना में जैसे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। तो रोड नहीं होगा तो तमाम यातायात सुविधाएं बाधित हो जाएंगी, सड़क नहीं है तो इससे भी रोड सड़क एक ही है, तो यातायात सुविधाएं इससे बाधित हो जाएंगी। पानी नहीं है तो ऐसे तमाम इंडस्ट्री होती हैं जो पानी पर आधारित होती हैं। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर ही ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर भी वाटर के बिना आपका काम नहीं होने वाला है। इसलिए नहरों की व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम नदियों की व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि नदियों के विकास से क्या होगा? जल यातायात बढ़ेगा। और इन सारी चीज़ों का बढ़ने का मतलब है, अगर मान लीजिए रेगिस्तान में उपजाऊ भूमि बनाना, तो सबसे पहले हमें वहाँ नहरों की व्यवस्था करनी है। नहरों की व्यवस्था करने से वहाँ कृषि योग्य भूमि का विकास होगा। अब कृषि योग्य भूमि का विकास होगा तो वहाँ पर कृषि के लिए लोग झुकाव होंगे, और झुकाव होंगे जब, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिला, उसके पीछे कारण क्या था?
क्योंकि वहां नहर नहीं थी तो इसलिए बेरोजगार थे कुछ लोग। अगर नहर मिल गया तो जो बेरोजगार है उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे, जिससे उनको रोजगार मिल जाए। समझ गए। अब यातायात होगा उस क्षेत्र में, अगर यातायात का भी विकास होता है, मान लीजिए जल यातायात ने नौकायन का अगर विकास होता है, तो नौकायन के विकास से क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है कि पर्यटन सेवा का विकास हो। इन सब चीजों से विकास से क्या फायदा होगा कि सीधे न सीधे तौर पर हमारे यहाँ यातायात का विकास होगा, यातायात में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें आधारभूत चीजों में। अब बिजली ही नहीं है, बताइए, जब बिजली की व्यवस्था नहीं, तमाम इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। आजकल इंडस्ट्री पर सब चीजें आधारित हो रही हैं बिजली पर, तो बिजली के बिना भी ये सब आधारभूत चीजें होती हैं। तो ये सारे, अब पूंजी भी एक आधारभूत संरचना में शामिल होता है। तो पूंजी भी नहीं है तो पूंजी, बताइए आप कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, पूंजी ही नहीं मिल पा रही है बैंक से। अब पूंजी नहीं मिल पा रही है तो भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना। संसाधनों का अकुशल वितरण। अब संसाधन का अकुशल वितरण का मतलब, कुछ के पास 90% लोग गरीब हैं, 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है, 10% संपत्ति, और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। अब बताइए 10% लोगों के पास केवल 90% संपत्ति है, तो अब बताइए ये जो संसाधन है, इनके ये 10 लोग ही मिलकर केवल पूरे संसाधनों पर कब्जा किए। अब पूरे संसाधनों पर कब्जा किए हैं तो ये 10 लोग शायद उतना रोजगार ना दे पाए। लेकिन अगर ये 90 लोगों के पास संसाधन होता तो ये 90 लोग रोजगार देते तो ज़्यादा रोजगार मिलता तो बेरोजगारी भी, गरीबी भी कम होती। आपको समझ में आया होगा हमारे ख्याल से। जनसंख्या के अनुपात में जीडीपी का कम होना, जैसे हमारे यहाँ देखिए 1900, अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो 1998 मतलब 19 करोड़ 98 लाख जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यूरोप के ऐसे देश हैं जो इससे भी, इस जनसंख्या के बराबर कई देश मिलकर के, बताइए, हैं। अगर देश की बात किया जाए तो 5वें 6ठे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश देश के बाद आता है, देश में शामिल हो जाता, हमारा प्रदेश देश में शामिल हो जाता दुनिया के। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि हमारी जनसंख्या क्या है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे पास आय कम है, तो समझ गए होंगे कि गरीबी का एक कारण, जनसंख्या जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास उतना ज़्यादा संपत्ति नहीं है। जीडीपी मतलब एक तरह से हमारे पास उतना आय नहीं है। और कौशल विकास का कमी है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ नौकरी करने वाले लोग उतने कुशल नहीं हैं, क्योंकि उनको कौशल विकास, जैसे जिस काम को करना उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, बस करते जाते हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कौशल विकास का अभाव है, इस वजह से भी गरीबी है। नहीं तो अगर कौशल होता तो कहीं ना कहीं अच्छे रोजगार तो उन्हें मिल ही जाते हैं। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, एक खेत में 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है, एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, एक व्यक्ति ही उसका पूरा काम कर सकता है। लेकिन इसमें कितने लोग लगे हैं, पूरा परिवार, 5 लोग लगे पड़े हैं। तो क्या दिक्कत है, ये 5 लोग जितना कर रहे हैं तब भी 1 बीघा में 10 कुंटल ही उपजा पा रहे हैं, और 5 लोग मिलकर भी 10 कुंटल उपजा पा रहे हैं। तो इस आधार पर भी गरीबी का कारण ये भी है। ग्रामीण प्रवसन आप देखें, रोजगार के चक्कर में लोग इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाते हैं, जिसके कारण उन्हें तमाम आधारभूत चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। गरीबी के कारण वो लोग इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। अब जहाँ जाएंगे मलिन बस्तियों का विकास होता है, तमाम बीमारियों का प्रभाव होता है, रोजगार नहीं मिला तो उसके कारण भोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में गरीबी 2 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? निरपेक्ष गरीबी। कौन कौन सी? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है कि इसमें गरीबी ही कि मतलब जो लोग गरीब हैं, मतलब निरपेक्ष गरीबी की मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं मिल पा रही, वो गरीबी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, आपको जो हमने बताया, रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान जो है उनको मिल ही नहीं पा रहा है, वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग क्या है? निरपेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी कौन है? जिनको रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें, शिक्षा स्वास्थ्य आदि नहीं मिल पा रहे हैं, वो लोग गरीब हैं।
वो कौन गरीब है? निरपेक्ष गरीब हैं, मतलब उनको मिल ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ही गरीब हैं। निरपेक्ष का मतलब बिल्कुल ही गरीब हैं, उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। और सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष गरीबी की मतलब क्या है कि सापेक्ष गरीबी मतलब ऐसे देखिए, मान लीजिए ये कोई, चाहे राज्य मान लीजिए, चाहे देश मान लीजिए, उसी प्रकार ये भी चाहे राज्य मान लीजिए, चाहे देश मान लीजिए। और राज्य देश है, मान लीजिए ये कोई ए व्यक्ति है, इसके पास कितना है पैसा है? 1000 रुपये, इसके पास 1000 रुपये है, और इसके पास 1200 रुपये है। तो ये जो ए है और ये जो बी है, इसके सापेक्ष में ये कितना गरीब है? 200 रुपये। इसके सापेक्ष में ये कितना गरीब है? 200 रुपये। तो ये सापेक्ष गरीबी क्या होता है? दूसरे से तुलना करके, मतलब गरीब नहीं है, या तो गरीब हैं लेकिन दूसरे के सापेक्ष में देखा जाता है। लेकिन आपको ये पता होगा कि हर देश में गरीबी का जो मापन है, उसका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग। मान लीजिए हमारे यहाँ अगर प्रतिदिन व्यक्ति 32 रुपये खर्च कर पा रहा है, 32 रुपये, तो वह गरीब नहीं है। अगर मान लीजिए विदेश में देखेंगे तो यह कई 100 रुपये हो जाता, मान लीजिए 200 रुपये है। अब इस आधार पर अगर आप कहते हैं ये 200 रुपये के बराबर शायद हो जाता हो, तो अब 32 रुपये हमारे यहाँ अगर खर्च कर पा रहा है तो गरीब नहीं है, अगर यहाँ 200 नहीं खर्च कर पा रहा तो ये गरीब होगा। तो इस आधार पर अलग अलग देशों के बीच में जब तुलना करना होता है तो हम सापेक्ष गरीबी का मापन करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि सापेक्ष गरीबी क्या है। जब दो राज्यों के बीच हमें जब तुलना करनी होती है तो हम सापेक्ष गरीबी और देखते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी वह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है, गरीबी रेखा से। भारत में निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है? निरपेक्ष गरीबी रेखा से। आपको पता होना चाहिए कि ये जो, मान लीजिए कि ये क्या है? गरीबी रेखा है। मान लीजिए क्या है? गरीबी रेखा। अगर आप इस रेखा से ऊपर होंगे तो आप गरीब नहीं हैं। अगर नीचे हैं तो गरीब हैं। क्या है? गरीब है। क्या है? गरीब है। अगर ये रेखा है, इसी रेखा के आधार पर, अब ये रेखा कैसे निर्धारित होता हम आपको आगे अभी बता रहे हैं। मतलब कहा गया कि निरपेक्ष गरीबी कैसे मापा जाएगा, तो एक रेखा होगा, अगर उस रेखा के पार आप होंगे, ऊपर होंगे तो आप गरीब नहीं हैं, अगर नीचे हैं तो गरीब हैं। तो भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? गरीबी रेखा से। निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है? गरीबी रेखा से। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है, तो आपको क्वेश्चन में टिक करना है गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से। क्या? पॉवर्टी लाइन से। आपको भारत में निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है? पॉवर्टी लाइन से। अब भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है, तो हम आपको बताएं, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। मतलब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए है, वह कितना खर्च करता है 30 दिन में? 30 दिन में कितना खर्च करता है? 1000, मान लीजिए 1000। अगर ये 1000, मतलब हम आप समझाने के लिए आपको हम कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। ए व्यक्ति है, 30 दिन में 1000 खर्च कर पा रहा है, उपभोग व्यय कर पा रहा है, तो वह क्या होगा? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। ये हम आपको समझाने के लिए, ये जो था ना, इसका न्यूमेरिकल रूप हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में सीधे आपको क्या करना है कि पूछेगा गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है, तो आपको सीधे टिक करना है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। कैसे? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के। इसी का हमने आपको बस समझाने के लिए कि ए व्यक्ति है, 30 दिन में 1000 खर्च किया, तो ये क्या हो गया? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। मतलब आखिर खर्च करना उपभोग भी किया। मान लीजिए वह कुछ भी खर्च करता है, टीवी, फ्रिज, खाना पीना, रहना, घर, मकान, किराया, सब कुछ उसी में मान लीजिए जोड़े, अगर वह इतना खर्च करता है अपने ऊपर, तो उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। समझ गए? एक व्यक्ति। तो आपको हमेशा गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। है, इन सबको याद कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का गणना सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, ये सन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे पहले अगर गरीबी का आकलन किया गया था, ये गरीबी रेखा का आकलन अगर मान ही लीजिए, अगर
रेखा नहीं है, लेकिन सॉरी कुछ मिस हो गया। भारत में गरीबी का सबसे पहले गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि भारत में गरीबी का सबसे पहले गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये सर्वप्रथम है तो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछना बनता है। तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले गरीबी की गणना किए थे। और ये कौन सा सन था? 1868 में सबसे पहले इन्होंने गरीबी का गणना किया था, गरीबी रेखा का गणना किया था कि इतने इतने रुपए होना चाहिए। 1962 में योजना आयोग ने 20 रुपए को गरीबी रेखा का आधार बनाया कि भैया अगर 20 रुपए तुम खर्च कर पा रहे हो तो गरीब नहीं हो। सोचो, 20 रुपए अगर खर्च कर रहे हो तो गरीब नहीं हो। ये कौन कह रहा है? 1962 में योजना आयोग कह रहा है, जो अब चल के नीति आयोग में परिवर्तन हो गया है, जिसका नाम बदल दिया गया है। तो आपको याद करना है ये सब तथ्य कि ये इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद करना कि 1962 में योजना आयोग 20 रुपए को गरीबी का आधार बनाया था। सोचिए। उसके बाद अगला कमेटी बना 1973 में, रथ दांडेकर कमेटी ने गरीबी का क्या आधार बनाया? 2250 किलो कैलोरी। पूछेगा रथ दांडेकर कमेटी ने, या पूछेगा कि कौन सी कमेटी ने 2250 किलो कैलोरी को और गरीबी रेखा का आधार बनाया कि जो लोग 2250 किलो कैलोरी उपभोग कर पा रहे हैं वे गरीब नहीं हैं। प्रतिदिन अगर 2250 किलो कैलोरी उपभोग कर पा रहे हैं, चाहे वो गांव में रहते हो चाहे वो शहर में रहते हो, वो गरीब नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताइए 2250 किलो कैलोरी उपभोग किसने आधार बनाया था? तो रथ दांडेकर कमेटी ने। किसने बताइए कि गरीबी रेखा का आधार 2250 किलो कैलोरी किसने बनाया था? किस कमेटी ने सुझाव दिया था? तो रथ दांडेकर कमेटी ने। बताइए रथ दांडेकर कमेटी ने गरीबी रेखा के लिए कितना किलो कैलोरी को आधार बनाया है? तो आपको बताना है कि रथ दांडेकर कमेटी ने। चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे, कभी 2250 किलो कैलोरी गरीबी रेखा का आधार किसने बनाया था? तो दांडेकर कमेटी ने। उसी के आगे हम देखते हैं लकड़वाला कमेटी, जिसने 2400 किलो कैलोरी कहा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर उपभोग करता है गांव में। कहां? 2400 किलो कैलोरी गांव में, ग्रामीण, और 2100 किलो कैलोरी कहां? शहर में अगर उपभोग करते हो तो आप गरीब नहीं हो। कौन कह रहा है? लकड़वाला कमेटी ने। आपको सीधे याद करना है, इसमें कुछ भी छोड़ने का गुंजाइश नहीं है। लकड़वाला कमेटी कहता है 2400 किलो कैलोरी अगर आप गांव में रहकर खा पी रहे हो तो भैया आप गरीब नहीं हो। 2100 किलो कैलोरी अगर आप शहर में रहकर खा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। समझ गए? उसके अलावा हम लोग सापेक्ष गरीबी, आपको हम पहले ही बता दिए कि आय की असमानता के कारण होने वाली गरीबी की सापेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी दो प्रकार से गणना की जाती है। सापेक्ष गरीबी हमने आपको कहा ना कि ए वाला ए बी के बीच में, मान लीजिए इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 200 रुपए है, तो सापेक्ष गरीबी ये कितना गरीब है? बी से 100 रुपए गरीब है। कितना गरीब है? इसके पास 200, इसके पास 100, तो ये 100 रुपया सापेक्ष में गरीब है। ए बेचारा बी से कितना गरीब है? 100। तो इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी कहते हैं। आपको हम समझाने के लिए ऐसे बता दिए। सापेक्ष गरीबी की गणना कैसे की जाती है? गिनी गुणांक से और लारेंज वक्र से। किससे? गिनी गुणांक से और लारेंज वक्र से। सापेक्ष गरीबी की गणना कैसे की जाती है? पूछेगा क्वेश्चन सीधे कि किससे की जाती है? तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र। बताइए कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे संबंधित हैं? सापेक्ष गरीबी से संबंधित हैं। लारेंज वक्र किससे संबंधित है? सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। गिनी गुणांक किससे संबंधित है? भैया बताओ। सापेक्ष गरीबी से। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, आपको इन्हीं में से टिक करना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब पूछ ले, अगर मान लीजिए कभी कि ये किसके बीच में ये जो लारेंज वक्र है और गिनी गुणांक दोनों एक ही हैं, मान लीजिए एक ही है। कहता है कि जो ये मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा मान लीजिए ये बनता है, ये जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन, और ये हो गया आय, इनकम। मतलब ये पूछता है कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक किसके बीच का कर्क बनाते हैं। तो आपको सीधे बनाना कि जनसंख्या और आय के बीच का ये वक्र बनाते हैं। किसके बीच का? जनसंख्या और पॉपुलेशन, जनसंख्या और आय के बीच में, आय के बीच के वक्र को बनाते हैं।
सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि लारेंज वक्र ग्रीन गुणांक किसके किसके बीच का ग्राफ है, ग्राफ बनाता है, तो आपको क्या बताना है, जनसंख्या और आय के बीच में। पूछेगा लारेंज वक्र गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। अब आ जाते हैं हम लोग बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है भैया, देखो बेरोजगार का मतलब यही होता है कि आपके पास मान लीजिए ए है, ए व्यक्ति है, वह कार्य करने का इच्छुक है, कार्य के इच्छुक है। क्या है, पहली बात तो बेरोजगारी के लिए कुछ कंडीशन है, तो क्या होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए, उसके अलावा इच्छुक होना चाहिए, मतलब योग्य होना चाहिए। आप योग्य हो और इच्छुक भी हो, आपके पास वो है योग्यता हो और इच्छुक भी हो, करने के लिए आप राजी हो आपके, और उसके अलावा आप इच्छुक हैं, आपके पास योग्यता है, आप करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको काम नहीं मिलता है, तो आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। क्या हैं, बेरोजगार हैं। अगर आपके पास योग्यता है और आप करने के इच्छुक भी हैं, तो इसके अलावा भी आपको काम नहीं मिले, तो आप क्या हो, बेरोजगार हो। समझ गए ना भैया, यही है। उसके आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें कि क्या क्या है। बेरोजगारी की गणना कौन करता है भैया, देखो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बेरोजगारी की गणना कौन करता है, तो एनएसएसओ करता है। कौन करता है, एनएसएसओ करता है। रोजगार की गणना कौन करता है भैया, देखो ये तो आपको याद कर लेना है, दोनों श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। कौन करता है, श्रम ब्यूरो का। गरीबी बेरोजगारी दोनों की गणना एनएसएसओ करता है, दोनों की गणना एनएसएसओ करता है, लेकिन श्रम ब्यूरो किसकी गणना करता है, रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी को तो आपको पता है, लेकिन रोजगार की गणना भैया कौन करता है, बेरोजगारी एनएसएसओ करता है, तो रोजगार की गणना कौन करता है, श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अब बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं, हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनता है, और देख लेते हैं बेरोजगारी के प्रकार में। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब देखिए भैया, ये छोटा सा खेत है, आपको हमने पहले बताया, यहाँ एक आदमी 10 किलो उपजाता है, 10 केजी उपजाता है, लेकिन पूरे परिवार के पूरा परिवार मिल के, मतलब 15, मान लीजिए 5 लोग हैं एक परिवार में, ये पांचों लोग मिल करके 10 केजी उपजा रहे हैं। अब बताइए कोई उत्पादन पे फर्क पड़ा, उत्पादन पे फर्क पड़ा नहीं, उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ा, तो उत्पादकता शून्य हो रही है। मतलब एक आदमी भी 10 किलो उपजा रहा है और 5 आदमी भी मिलके 10 आदमी। अब ये 4 लोग जो थे, इसी को कहा गया प्रच्छन्न। क्या कहा गया, प्रच्छन्न। क्या कहा गया, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहा गया, छिपी। इन्हीं को प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्या, प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एग्रीकल्चर हमारा है उसी में प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, क्योंकि हमारे पास 1 ही बीघा खेत है, पापा भी जाते हैं खेत में काम करने, मम्मी भी जाती है, बहन भी जाती है, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, हमारे परिवार के लोग। अब एक आदमी भी उतना उत्पादन करता था, अब पूरा परिवार मिलके उतना उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या, आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा कि 6 महीने काम, 6 महीने काम और 6 महीने बैठना, 6 महीने घर बैठे रहते हैं। ये क्या है, 6 महीने काम, 6 महीने बैठना, यही आपका मौसमी बेरोजगारी है कि 6 महीने भैया काम करेंगे, 6 महीना बैठे रहेंगे, क्योंकि मौसम ही हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब गेहूं जब कटे जाएगा भैया तो कौन सा काम रहेगा, घर पे बैठना ही तो रहेगा। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि मौसम के आधार पे हमें खेतों में काम करना है। एक्चुअली ये भी काम, मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर में। ये भी कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर में। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी है कि भैया देखो, अब उसके शैक्षिक योग्यता उसके पास है, योग्यता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। तो अब उसके पास डिग्री है पढ़ाने की, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा है। इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन वो इंजीनियरिंग की काम नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, शिक्षित बेरोजगारी है, उसके योग्यता के अनुसार काम नहीं। अब भाई इंजीनियर है, देख रहे हो सफाई कर्मी में भर्ती हो रहा है। अब आप समझ रहे हो, बीटेक किया है भैया, टेट पेट किया है, उसके अलावा उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ काम कर रहा है, कंप्यूटर की दुकान पे काम कर रहा है। तो ये सारे हो रहे हैं भैया। तो ये सारे काम है कि आपके पास जो योग्यता है उस हिसाब से। इंजीनियर हो तो भाई इंजीनियर का काम मिलना चाहिए। शिक्षित हो, मान लीजिए आप पेट किए हो तो आपको टीचर का होना चाहिए। बीएड किए हो तो आपको टीचर होना चाहिए था। हाँ, तो लेकिन कायदे के हिसाब से काम ही नहीं मिल पा रहा उसके शिक्षा के हिसाब से। तो ये सारे बेरोजगारी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी है।
चक्री बेरोजगारी में अगर हम लोग बात करें, यह बेरोजगारी बाजार की अर्थव्यवस्था के कारण होता है। कभी कभी देखिए चक्री बेरोजगारी क्या होता है, कभी कभी उत्पादन ज्यादा होता है। मान लीजिए उत्पादन ज्यादा हो गया, क्यों उत्पादन ज्यादा होगा? क्योंकि मांग ज्यादा है। क्यों मांग ज्यादा है? अब मांग ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, मांग ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा? लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, और रोजगार ज्यादा मिलेगा तो आय ज्यादा मिलेगी। हाँ, आय मिलेगी, तो ये आय मिलेगी तो फिर मांग बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार जैसे मिलेगा तो लोगों के पास पैसा होगा तो फिर वो खरीदारी करेंगे तो उत्पादन फिर बढ़ेगा, रोजगार, ये चक्री रूप बनेगा। लेकिन कभी कभी होगा, सोच लीजिए कि उत्पादन मांग ना ही हो, मार्केट में कोई खरीदार ही ना हो, खरीदार नहीं होगा तो उत्पादन होगा? उत्पादन नहीं होगा तो बताइए, उत्पादन कम होगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को? रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना काल में भाई जब कहीं उत्पादन ही नहीं हो रहा है, खरीदार ही नहीं है, तो भैया उत्पादन क्यों होगा? उत्पादन ही नहीं मिलेगा तो रोजगार क्यों मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो भैया कौन मांग कर आए? किसी के पास पैसा होगा? आय ही नहीं है। अब आय ही नहीं है तो भैया बताइए किसी के पास मांग कोई खरीदेगा ही नहीं, तो खरीदार ही ना मिलेंगे। तो ये सारी चक्री, तो इसी को कहते हैं चक्री। अब जैसे जैसे मार्केट में मांग बढ़ेगी, कभी कभी मांग बढ़ेगी, कभी कभी नहीं बढ़ेगी, और जैसे मांग बढ़ेगी फिर ये सारी सर्कल बनेगा, नहीं मांग बढ़ेगा तो ये वाला सर्कल बनेगा। तो इसी को कहते हैं चक्री बेरोजगारी, कि जब जब मांग बढ़ेगा रोजगार मिलेगा, नहीं मिले मांग बढ़ेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, इसी को चक्री बेरोजगारी। अगर संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी में आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोड, यातायात इत्यादि, जल यातायात इत्यादि चीजों की कमी की वजह से नहीं मिल पाता है, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा कौशल विकास की कमी के कारण उद्योगों की कमी हो जाती है। कौशल विकास ही नहीं हुआ तो उद्योगों में नौकरी भी सही से नहीं मिलेगा। जिसके पास ज्यादा कौशल होगा उसी को तो मिलेगा। भाई अब कौशल ही नहीं है तो कौन आपको नौकरी देगा? इसके वजह से कभी कभी बेरोजगारी मिलती है। तो आपको भारत में क्वेश्चन ये देखिए, आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। सोचिए घर घर में काम करने वाले हैं, लेकिन क्या सोचिए क्या उनके पास कोई स्किल है? क्या उनके पास कोई कौशल है? किसी चीज में वो सबसे ज्यादा दक्ष हैं? बताइए, किसी चीज में वो नहीं दक्ष हैं, इसलिए भी बेरोजगार है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अल्प बेरोजगारी क्या होती है? जहां व्यक्ति, देखिए क्या होता है कि अल्प बेरोजगारी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप ये इंजीनियर है, कोई ए इंजीनियर है, अब ये 10,000 के लायक इसके पास डिग्री है। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के लायक इसके पास डिग्री है, लेकिन ये कितने पे काम कर रहा है? 6,000 पे। 6,000 पे काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहा है। लेकिन ये 10,000 लायक इसके पास डिग्री है, 10,000 लायक इसके पास योग्यता है, लेकिन ये 6,000 की योग्यता पे काम कर रहा है। सोचिए, तो ये जो 4,000 का गैप हो रहा है ना, इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं भैया, आप इसी को एकदम एग्जैक्ट नाम मान लीजिएगा, ये पढ़िएगा। यह बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति उसकी योग्यता से कम काम मिले ना। ये 10,000 लायक काम कर सकता है, लेकिन 6,000 लायक काम करने को मजबूर है, इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी। अब घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, हम आपको बताएं। घर्षणात्मक बेरोजगारी ज्यादातर विकसित देश में होता है। विकसित देश का मतलब, कहने का मतलब है कि जहां देखिए एक अच्छे रोजगार, मान लीजिए ए व्यक्ति है, यह रोजगार पाया है। अब रोजगार पाया है तो जाहिर सी बात है कुछ आय पाता है, मतलब कुछ पैसा पाता है। आय को ही पैसा कहा जाता है, पैसा ही आय होता है, समझिए कोई कुछ रूप में। तो रोजगार, अब ए व्यक्ति है, रोजगार पाया, लेकिन ये अच्छे रोजगार के चक्कर में यह रोजगार छोड़ देता है। अच्छे रोजगार के चक्कर में कि वो सोचता है कि भैया हम इससे भी अच्छा रोजगार पा लेंगे, और यह रोजगार अपना जो जहां नौकरी करता था वहां छोड़ देता, और ऐसे 15 दिनों के बाद यह फिर पुनः दूसरी नौकरी पाता है। अब दूसरी नौकरी पाता है, जो 15 दिन तक ये बेरोजगार था, इसी को क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी। समझ गए भैया ना? देखिए यहाँ लिखा है, यह बेरोजगारी ज्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है। यह बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में पाई जाती है। कोई व्यक्ति अच्छे रोजगार की तलाश में जब कुछ दिन तक के लिए बेरोजगार होता है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो समझ में आ गया घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? ये देखिए, आप सुधार कर लीजिएगा, ये घर्षणात्मक है।
मिस्टेक हो गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट आपको और भी नोट करने हैं तो आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ये आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है किसका? बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसका है? यूएनडीपी का। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यूएनडीपी का, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा गरीब, भारत में सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन कौन से हैं तो आपको याद करना है कौन कौन से हैं। बिहार है, उसके बाद कौन सा है? झारखंड है। अब झारखंड के बाद कौन सा है? एमपी है। उसके बाद कौन सा है? सॉरी एमपी नहीं, उसके बाद आपका है सबसे ज्यादा गरीब में यूपी। क्या है? यूपी। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम, ये सबसे ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, सबसे ज्यादा गरीब राज्य हैं। उसके अलावा सबसे कम गरीब राज्य, सबसे कम केरल है। शिक्षा के मामले में भी ये राज्य सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर वाले रैंक में आता है। तो कम, सबसे ज्यादा गरीब ये हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम गरीब ये हैं। तो गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? 66वां रैंक है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 66वें रैंक पर आता है। कौन? भारत आता है। लेकिन अगर राज्यों की बात किया जाए तो राज्यों में बिहार सबसे गरीब है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। सबसे कम गरीब कौन है? केरल है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि सर्वाधिक कुपोषित राज्य कौन है? इसी से संबंधित था तो हमने सोचा आपको ये भी बताते चले। तो सर्वाधिक, अगर हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक कुपोषित राज्य, अगर सर्वाधिक कुपोषित राज्य की बात करें हम लोग तो सबसे पहले अब कुपोषित में आपको पता ही है कि कौन हो सकता है? बिहार है। कौन है भैया? बिहार है। उसके बाद कौन हो सकता है? झारखंड है। उसके बाद कौन हो सकता है? झारखंड है। उसके बाद कौन हो सकता है? एमपी है। उसके बाद कौन हो सकता है? एमपी। उसके बाद कौन हो सकता है? यूपी। ज्यादा नहीं आपको माथा पट्टी करना है। सबसे पहले तो आपको बिहार तो याद ही होना चाहिए भैया। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी का होना चाहिए। झारखंड का कोई याद होना चाहिए तो झारखंड दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यूटी में भी पूछता है कि सब, मतलब अगर संघ शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा, संघ शासित प्रदेशों में ज्यादा कम कौन? गरीब लोग। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? दादर नागर हवेली। कौन है? दादर नागर हवेली। और सबसे कम गरीब पुदुचेरी। तो आपको ये पुदुचेरी, तो आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस थैंक यू। अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम अपने ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा आपको पढ़ने में। और इन सब चीजों के बाद आप लोगों को कुछ छूटा नहीं है, बस आप करंट पर ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीजों के बाद आपको बहुत ही लिमिटेड चीजों में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो दोस्तों ठीक है, आप पढ़ते रहिए।